नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट विजन एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए अपन कंप्यूटर के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होगी और हमें उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कैसे अपना सिलेक्शन फिक्स करना है, उस चीज के रिगार्डिंग हम इस सेक्शन में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सेकंड है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन थर्ड है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है जॉन वॉन न्यूमैन। तो देखिए भाई, यहां पूछा गया है कंप्यूटर विज्ञान का पिता। सवाल को सही और ध्यान से पढ़ के ही हमें जवाब देना है। सवाल को सही और ध्यान से पढ़ के ही हमें जवाब देना है। कंप्यूटर विज्ञान का पिता पूछा गया है, यहां कंप्यूटर का पिता नहीं पूछा गया है। यहां कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस का पिता पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर हमने तो इसमें चार्ल्स बेबेज भी पढ़ा है। तो देखिए, यहां चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। अगर यहां शब्द होता सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, अगर यहां शब्द होता सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, तो इसका जवाब होता चार्ल्स बेबेज। अब इसके बारे में हम कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखेंगे, जिससे कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में हमारे सारे सवाल सही हो, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ब्लेज पास्कल। देखिए भी, ब्लेज पास्कल ने एक कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था पास्कलिन। ब्लेज पास्कल ने एक कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था पास्कलिन। और इन्हीं के नाम पर एक भाषा या एक लैंग्वेज भी बनी हुई है, उसका नाम है पास्कल। ये ब्लेज पास्कल ने एक कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था पास्कलिन। और इन्हीं ब्लेज पास्कल के नाम पर क्या है भाई, एक पास्कल भाषा भी बनी हुई है। इसके बाद में देखिए भाई, चार्ल्स बेबेज, इन्हें ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का पिता, कंप्यूटर साइंस का पिता। सॉरी भाई, इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो कंप्यूटर बनाए थे। इन्होंने क्या किया था? दो कंप्यूटर बनाए थे। कौन कौन से थे भाई? एक तो डिफरेंस इंजन और एक था एनालिटिकल इंजन। इसके बाद है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने भाई संग्रहित प्रोग्राम या स्टोर्ड प्रोग्राम की क्या दी थी? अवधारणा। संग्रहित प्रोग्राम या स्टोर्ड प्रोग्राम की क्या दी थी भाई? अवधारणा दी थी। तो उम्मीद करते हैं भी इतना आप सभी को समझ आया होगा। देखिए भी, एलन ट्यूरिंग के बारे में और कुछ फैक्ट्स भी हैं। एलन ट्यूरिंग के बारे में और कुछ फैक्ट्स भी हैं। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। और देखिए भाई, एक विषय, एक सब्जेक्ट आप सभी ने जिन्होंने भी बीटेक किया है, उसमें एक विषय पढ़ा होगा टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या टीओसी, इसकी अवधारणा भी किसने दी थी भाई? एलन ट्यूरिंग ने ही दी थी। टीओसी की अवधारणा भी किसने दी थी? किसने दी थी भाई? एलन ट्यूरिंग ने। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो भाई एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए उसमें नोबेल पुरस्कार का भी एक ऑप्शन देगा। तो याद रखना भाई, नोबेल पुरस्कार नहीं होता है। नोबेल पुरस्कार के इक्वली हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक पुरस्कार होता है, और उस पुरस्कार का नाम होता है ट्यूरिंग पुरस्कार। आया भाई? अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब होगा ट्यूरिंग पुरस्कार। अगला सवाल, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, ऑप्शन सेकंड है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड है माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, और ऑप्शन डी है मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। देखिए भाई, ये रेलवे की किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और यहां हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ साथ और जो भी नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई कंप्यूटर की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है।
और यहां भी एक फुल फॉर्म पूछी गई है, यहां फुल फॉर्म पूछी गई है MIPS की, तो इसका सही जवाब होगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अगला सवाल, अगला सवाल है कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति या प्रोसेसिंग स्पीड को किसमें नापा जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड में, ऑप्शन सेकंड है घड़ी के मेगाहर्ट्ज में, ऑप्शन थर्ड है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देखते हैं भाई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। देखिए भाई MIPS और घड़ी के मेगाहर्ट्ज, तो देखते हैं कब हम इसका सही जवाब MIPS करेंगे और कब घड़ी के मेगाहर्ट्ज में करेंगे। देखिए भाई जब भी स्टेज चेंज की बात करें या अवस्था परिवर्तन की बात करें, कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने के कारण होता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से या एक स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तन या चेंज हमेशा किसके कारण होता है? अभी क्लॉक पल्स के कारण। और ये क्लॉक पल्स कैसे आती है? कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है, उसी के कारण क्या होती है? उसी के कारण क्या होती है भैया? उसी के कारण क्या आएंगे भैया? स्टेज चेंज होगी। और इसे नापा किसमें जाता है? या तो नापा जाता है मेगाहर्ट्ज में या नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। तो जब भी बात करेगा या तो बात करेगा मेगाहर्ट्ज की या बात करेगा गीगाहर्ट्ज की, और हम कहेंगे कि यहां बात किसकी हो रही है? अवस्था परिवर्तन की। किसकी बात हो रही है? अवस्था परिवर्तन की। तब हम क्या आंसर करते हैं? मेगाहर्ट्ज। और एक ऑप्शन दिया हुआ है भाई MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। देखिए भाई अगर हमारे पास में है दो कंप्यूटर, क्या है भाई? दो कंप्यूटर, और ये दोनों के दोनों कंप्यूटर सेम प्रोसेसिंग वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम या समान प्रोसेसिंग वाले इसका सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। तो उन दोनों में जो गति का अंतर आएगा, उन दोनों में जो स्पीड का अंतर आएगा, उस गति को किसमें मापा जाता है? MIPS में। तो इस सवाल का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला सवाल, अगला सवाल है IP एड्रेस का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। ऑप्शन ए है 127.0.0.1, ऑप्शन बी है 1.1.1.1, ऑप्शन सी है 255.255.255.255 और ऑप्शन डी है 0.0.0.0। देखिए भाई इस सवाल में एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है और उस टर्म का नाम है बूट। क्या नाम है उसका? बूट। तो सबसे पहले हमें बूटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, बूटिंग के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए भी क्या होती है बूटिंग? क्या होती है बूटिंग? देखो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम में लोड होने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग। क्या कहलाता है? बूटिंग। हम हमारे आने वाली क्लासेज में इस बूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की बूटिंग होती है, जैसे कि कोल्ड बूटिंग, जैसे कि कोल्ड बूटिंग, और भी अन्य प्रकार की बूटिंग होती है जिसे हम हमारी आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे सवाल को देखते हैं कि भाई IP एड्रेस का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है IP एड्रेस। क्या है भाई? IP एड्रेस। देखिए हर एक डिवाइस का, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना क्या होता है? एक IP एड्रेस होता है। क्या होता है? IP एड्रेस होता है। और ये कैसा होता है भाई? यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। तो अब हम हमारे सवाल पर आते हैं कि जब उपयोग होस्ट द्वारा करेंगे IP एड्रेस का और जब हम बूट करेंगे तो कौन सा IP एड्रेस का यूज किया जाता है? तो देखिए जब हमारे सिस्टम में बूटिंग चल रही होती है तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम में क्या चल रही होती है? कनेक्टिविटी। क्या चल रही होती है? कनेक्टिविटी। तो उस समय किसी भी IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी भी IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 0.0.0.0। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा आमतौर पर
कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है हार्ड ड्राइव। तो एक बार फिर से हम देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। एक शब्द, एक टर्म यहां इस्तेमाल की गई है, पेरिफेरल। क्या होते हैं पेरिफेरल? देखिए भाई, हम आमतौर पर बहुत बार इस शब्द को देखते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस? अगर हम हमारी समझने वाली साधारण भाषा में बात करें तो कंप्यूटर की वे डिवाइसेस जो बाहर से कनेक्टेड की जाती हैं या यूएसबी पोर्ट में कनेक्टेड की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि प्रिंटर, ये सभी क्या है भाई? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहां पूछा गया है कि कौन से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। भाई सवाल को भी ध्यान से देखना है, क्या पूछा गया है? नहीं है। जल्दबाजी में हम सवाल को सही ढंग से ना पढ़कर हमारा उत्तर गलत टिक करके आते हैं। हमें सही पढ़ना है और सही आंसर ही देना है। तो क्या होगा भाई? माउस। क्या हम माउस को बाहर से कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल। कीबोर्ड, कीबोर्ड को भी क्या हम बाहर से कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल। प्रिंटर को भी कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल। तो इसका सही आंसर होगा हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव क्या होती है? हार्ड ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है भाई? स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला सवाल, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए भाई, यहां एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां फिर से हमने देखा सवाल में क्या पूछा गया है? सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस हैं इसके ओपन ऑफिस, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है डॉस, ऑप्शन डी है एंटीवायरस। देखिए भाई, यहां डॉस पूछा गया है। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, क्या ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है? बिल्कुल होता है। डॉस भी होता है, एंटीवायरस भी होता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। आपने देखे होंगे भाई माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, उनमें आपने देखा होगा भाई। अगला सवाल है कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है? देखिए भाई, यहां कंप्यूटर की पीढ़ी से सवाल पूछा गया है और पीढ़ी में पूछा गया है कि इन्हें क्या अलग करता है। क्या अलग करता है? ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी है नैनो टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो देखिए, हम मोटे मोटे तौर पर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखते हैं कि किस पीढ़ी में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, कंप्यूटर की पहली या प्रथम पीढ़ी में, कंप्यूटर की पहली या प्रथम पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए ही हमें जवाब देना है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया था ट्रांजिस्टर का। किसका इस्तेमाल किया था? ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया था आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया था माइक्रो प्रोसेसर का। किसका इस्तेमाल किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। क्या हम कह सकते हैं VLSI? इसका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और देखिए, साथ ही हम कह सकते हैं कि यहीं पर पांचवी पीढ़ी में ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हमने कहां किया है? पांचवी पीढ़ी में ही किया है। आज हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? पांचवी पीढ़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोटिक्स किसका उदाहरण है भाई? पांचवी पीढ़ी का। तो देखिए, एक बार फिर से हम सवाल को देखते हैं कि सवाल में पूछा गया है कि कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है। तो हमारे पास सभी पीढ़ियों में काम में ली हुई चीजों का विवरण लिख दिया गया है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में ULSI या AI, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दीजिए भाई जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर? होगा, बताइए। देखिए भाई, यहां पूछा गया है दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो वैक्यूम ट्यूब, इसका इस्तेमाल तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? बताइए, किसमें किया गया था? पहली पीढ़ी में।
तो ये आंसर तो नहीं होगा। अच्छा भाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये किसमें इस्तेमाल किया गया है? 5वीं में। नैनो टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल भी किसमें किया गया है? 5वीं पीढ़ी में। तो एक ही ऑप्शन अब हमारे पास बचता है और वो है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। देखिए भाई, इसके साथ ही हम कुछ अतिरिक्त जानकारी और देखते हैं। देखिए, यहां दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर का, लेकिन एग्जामिनर ने बड़ी ही चालाकी से ट्रांजिस्टर को ऑप्शन में नहीं दिया है। तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था आईसी का, उसने यहां भी चालाकी दिखाई और आईसी को भी ऑप्शंस में नहीं दिया है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और सवाल का गलत आंसर करे। तो देखिए, ना तो यहां ऑप्शन में ट्रांजिस्टर है, ना यहां आईसी है। देखिए भाई, आईसी को एक चिप पर रखा गया था, आईसी को एक चिप पर रखा गया था और वो थी माइक्रो चिप। क्या थी? माइक्रो चिप। और उसे ही आगे चल के हमने क्या कहा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है भाई। साथ ही देखिए, हमने कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कुछ और चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यहां हमने उच्च स्तरीय भाषाओं या हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी हमने कहां से शुरू कर दिया था? दूसरी पीढ़ी से। जैसे कि कोबोल, जैसे कि कोबोल। अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि कोबोल का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, तो अब आप सही जवाब दे सकते हैं किसमें? किसमें? दूसरी पीढ़ी में। अब देखिए भाई, तीसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी या थर्ड जनरेशन। तो देखिए भाई, अगर सवाल में पूछा जाए मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? मिनी कंप्यूटर्स, अगर सवाल में पूछा जाए भाई मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया या किस जनरेशन में किया गया, तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? थर्ड जनरेशन। और भाई, जो कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका शुरुआती दौर था, तो उस कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से ही यूज किया जाने लगा था। कहां से? तीसरी पीढ़ी से ही शुरू हुआ था। उम्मीद करते हैं भाई यह पूरा का पूरा सेशन आपको अभी समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 4.77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज के उदाहरण है। भाई पूछा गया यह है किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए है इनपुट आउटपुट गति, ऑप्शन बी है डेटा स्थानांतरण गति, ऑप्शन सी है कंप्यूटर घड़ी गति स्पेसिफिकेशन और ऑप्शन डी है डेटा भंडारण गति। तो बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा? देखिए भाई, यहां पूछा गया है 4.77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि भाई मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज ये शब्द जब भी कभी दिख जाएं तो ये किसको बताते हैं भाई? कंप्यूटर की क्लॉक को। तो किसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर घड़ी गति स्पेसिफिकेशन। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर थकान और बोरियत से मुक्त है, हम यह कहते हैं। यहां कंप्यूटर की विशेषता से सवाल पूछा गया है। यहां कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता से सवाल पूछा गया है। और देखिए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा है डिलीजेंस और चौथा ऑप्शन है वर्सेटिलिटी। तो देखिए, अपन कंप्यूटर की कुछ और विशेषताएं भी होती हैं, लेकिन अभी अपन इन विशेषताओं के बारे में देखते हैं। देखिए भाई, कंप्यूटर की एक विशेषता होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, कि जो हमने कंप्यूटर को डाटा इनपुट के तौर पर दिया है, कंप्यूटर उसका आउटपुट भी कैसा देगा? बिल्कुल सही और सटीक देगा। और यही कंप्यूटर की क्या होती है? विशेषता। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्यूरेसी। किस नाम से जानते हैं? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी टर्म्स का मतलब क्या हो गया? सटीकता। और अगर हमने डाटा दिया है सही, तो उसका जवाब भी कैसा आएगा? सही। अगर गलत जवाब आ रहा है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। या तो हमने डाटा को गलत इनपुट किया है, या फिर हमारे कंप्यूटर में क्या आ गया है? वायरस, या हमारा जो डाटा है वो किससे अफेक्टेड हो गया है? वायरस से अफेक्टेड हो गया। सेकंड ऑप्शन है रिलायबिलिटी। भाई रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। देखिए भी, कंप्यूटर से जो भी जवाब हमें मिलता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सही और सटीक होता है। और कैसा होता है? रिलायबल होता है। अगला है भाई डिलीजेंस। देखिए भाई, डिलीजेंस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो किससे मुक्त होता है?
थकान और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर ना तो थकान जानता है और ना ही बोरियत जानता है। देखिए, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, बैंकों के बाहर बैंकों के बाहर एटीएम मशीन लगाई जाती हैं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगाई जाती हैं, वो 24 आवर्स काम करती हैं। क्या वो कभी थकान महसूस करती हैं? नहीं। क्या वो कभी बोरियत महसूस करती है? नहीं। और यही कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है? डिलीजेंस। और सवाल में भी यही पूछा गया है कि कंप्यूटर थकान और बोरियत से मुक्त है, तो यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता होती है भाई? डिलीजेंस। अगला है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुकौशल। क्या होता है भाई? बहुकौशल। यानी कंप्यूटर में एक ही समय में बहुत सारे कामों को करने की क्या होती है भाई? विशेषता होती है। अगला सवाल है WIMP से संबंधित नहीं है। एक बार फिर से फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी फुल फॉर्म्स को हम हमारे आने वाले सेशंस में देखेंगे। आज हम यहाँ विभिन्न एग्जाम्स में पूछी गई फुल फॉर्म्स को देखते हैं। तो देखिए, WIMP, ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है आइकन, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है पॉइंटर। तो देखिए, WIMP, तो देखिए W का अर्थ होता है विंडोज, W का अर्थ होता है विंडोज, I का अर्थ होता है आइकन, M का अर्थ होता है मेन्यूज और P का अर्थ होता है पॉइंटर। तो अपने सवाल पर आइए और देखिए कि इनमें से WIMP से संबंधित कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, विंडोज तो है भी, पॉइंटर भी है, आइकन भी है और M का अर्थ क्या होता है? मेन्यूज। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है? माउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउस। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला सवाल है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। उम्मीद है इस सवाल का आप सही जवाब बता सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने देखा था इसी सवाल से संबंधित सही आंसर। तो देखिए, कंप्यूटर के सवाल कुछ ऐसे ही आते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा दिमाग लगा के और सही पढ़ते हुए उनका आंसर देना होता है। तो बताइए भाई, कंप्यूटर चिप भाई हम किस चिप की बात कर रहे हैं? कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई थी उस चिप के बारे में। क्या थी वो? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। भाई ये एक पदार्थ की बनी हुई होती है, यह एक पदार्थ की बनी हुई होती है और वो पदार्थ होता है सिलिकॉन। वो पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन। तो भाई उस चिप का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोचिप। क्या होता है? माइक्रोचिप। अगला सवाल, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर या प्लेट। देखिए भाई, बार बार ऐसे सवाल आ रहे हैं जो बिल्कुल बेहद आसान है। कंप्यूटर के सवाल, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सवाल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आने वाले हमारे सेशंस में और भी अच्छे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और उनकी पूरी व्याख्या देखेंगे। तो इस सवाल का सही आंसर बताइए भी। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, एकीकृत परिपथ या हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत परिपथ या हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट किस नाम से जाना जाता है भाई? चिप। किस नाम से जाना जाता है? चिप। उम्मीद करते हैं भाई आपको यह सेशन मजेदार लग रहा होगा और अच्छा समझ आ रहा होगा। अगला सवाल है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? फिर से भाई पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। ऑप्शन ए, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं। नहीं भाई, क्या पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट कीजिए, क्या उससे कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने माउस को अपने कंप्यूटर से अटैच किया, तो क्या माउस को अटैच करने से इंटरनेट चलेगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, जो गणना में मदद करते हैं। बिल्कुल नहीं भी, गणना में भी मदद नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है, ये डिवाइस डेटा का संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। बिल्कुल नहीं भी, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है भाई।
सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। फिर से देखिए भी सवाल में पूछा गया है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस देखिए इसके, प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड और ऑप्शन डी है कीबोर्ड। पेरिफेरल डिवाइस के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। क्या होते हैं पेरिफेरल डिवाइस? जिन्हें हम क्या करते हैं भाई, बाहर से अटैच करते हैं, जिन्हें हम बाहर से जोड़ते हैं, वो सभी डिवाइस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस। तो कौन सा नहीं होगा भाई, मदरबोर्ड। क्या हम मदरबोर्ड को बाहर से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। देखिए भाई कंप्यूटर सीपीयू के हिस्से के बारे में पूछा गया है कि कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है एएलयू और बस, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और बस, और ऑप्शन डी है रजिस्टर और मुख्य मेमोरी। बताइए भाई, बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या है, बताइए। देखिए भाई यहां किसके दो भाग पूछे हैं, कंप्यूटर सीपीयू के। तो देखिए सीपीयू के दो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। देखिए भाई बस नहीं होता है, यहां भी बस ये नहीं होता है, और कौन सा है भाई, मुख्य मेमोरी और ये रजिस्टर। ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये किसके हिस्से हैं भाई, किसके हिस्से हैं, सीपीयू के। अगला सवाल है सीपीयू को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का फेफड़ा, ऑप्शन बी है कंप्यूटर का दिमाग, ऑप्शन सी है कंप्यूटर का दिल, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर की रीढ़। बताइए भाई, बहुत ही सरल सवाल है जिसे कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। बताइए, बताइए क्या होगा। हाँ भाई इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन के बारे में पूछा गया है। देखो भाई, ऑप्शन ए कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, और ऑप्शन डी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए यहाँ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। देखिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे कंप्यूटर है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है इसका हार्डवेयर, एक भाग होता है इसका हार्डवेयर, और एक भाग होता है इसका सॉफ्टवेयर। एक भाग होता है इसका हार्डवेयर और एक भाग होता है इसका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में हम कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं, तो देखिए हार्डवेयर में जैसे कि हमारा सीपीयू, जैसे कि हमारा सीपीयू, देखिए भाई जैसे कि हमारा सीपीयू, जैसे कि हमारे इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारे इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारे आउटपुट डिवाइस, ये सभी किस में आते हैं भाई, ये सभी आते हैं हमारे हार्डवेयर में। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ हम दो तरीके के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, जैसे कि आपने हम अपने कंप्यूटर में देखा होगा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये सभी किसके उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है भाई, जिनके बिना हमारे कंप्यूटर का काम चल सकता है। ठीक है, वो कौन से हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिनके बिना हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, हमारे कंप्यूटर का काम नहीं चलता है, वो कौन सा है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगर सवाल पूछ लिया जाए निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, जैसे कि विंडोज, जैसे कि लाइनक्स, जैसे कि यूनिक्स, ये सभी क्या है भाई, क्या है बताइए, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किसके उदाहरण हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है,
यहाँ देख के बताइए भाई, क्या कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना हुआ है? नहीं, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना हुआ है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किस किस से मिलकर बना हुआ है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। ऑप्शन बी देखिए, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं भाई, कंप्यूटर की यह विशेषता नहीं है। यही तो कंप्यूटर की कमजोरी है कि कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता। ऑप्शन सी देखिए, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। देख के बताइए भाई, क्या केवल हार्डवेयर से बना हुआ है? नहीं, हार्डवेयर के साथ में और क्या है? सॉफ्टवेयर भी होता है। इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? भाई रजिस्टर के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रजिस्टर के बारे में। तो देखिए भाई, पहले हम रजिस्टर के बारे में कुछ देख लेते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। देखिए भाई, रजिस्टर क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी। क्या है भाई? रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी है। और ये काम क्या करते हैं भाई? सीपीयू की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। क्या है भाई? ये एक अस्थायी मेमोरी है जो क्या काम करता है भाई? सीपीयू की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। कितने तरीके के होते हैं भाई? हम यहाँ नॉर्मली 6 तरीके के रजिस्टर्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जैसे कि मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर और जैसे इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है भाई, देखिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ये सभी क्या हो गए? रजिस्टर के टाइप हो गए। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक रजिस्टर का टाइप नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं है। तो देखिए, संचयक, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये सभी क्या है भाई? रजिस्टर के टाइप है। तो कौन सा नहीं है? बफर। क्या कौन सा नहीं है? बफर। तो बफर क्या है भाई? यह एक मेमोरी का टाइप है। यह क्या है? मेमोरी का प्रकार। क्या है भाई? एक मेमोरी का प्रकार है। उम्मीद है भाई यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए भी सवाल को फिर से घुमाया गया है और उसी सवाल को अलग तरीके से पूछा गया है। अब इसका जवाब आप सभी दे सकते हैं। बताइए ऑप्शन कौन कौन से हैं? यूपीएस, मॉनिटर, एएलयू और सीपीयू। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए, बताइए भाई। हाँ, देखिए इसका सही जवाब होगा सीपीयू। क्या होगा? सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, एएलयू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। भाई ये सभी शब्द किससे जुड़े हुए हैं? कंप्यूटरों से, ऑप्शन बी पर्यावरणीय इंजीनियरिंग से, ऑप्शन सी डीजल इंजन से और ऑप्शन डी इंजीनियरिंग चित्रांकन और लंब कोणीय प्रक्षेप से। देखिए भी, ना तो ये पर्यावरणीय इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, ना ही ये डीजल इंजन से जुड़े हुए हैं, ना ही ये इंजीनियरिंग चित्रांकन और लंब कोणीय प्रक्षेप से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर से। क्या होगा भाई? कंप्यूटर से। तो यह कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज थी जिसे हमने यहाँ अच्छे से समझा और आपको समझाया। उम्मीद करते हैं भाई आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आने वाले सेशंस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ कंप्यूटर की एक सीरीज शुरू हो गई है जो हमारे आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स, जिनकी अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है, चाहे आप आरआरबी, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआई में जो भी हमारा कोपा वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के या DSSS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां कंप्यूटर के सवालों का अच्छा खासा अनुपात होता है, तो वहां इन सभी सवालों का कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।